जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं ब्लैक न्यूज टीवी द्वारा आयोजित मंथन कॉन्क्लेव चैप्टर 2। और आप जान रहे हैं कि लगातार हम मंथन का एक कारवां जारी है। हमारे द्वारा हमारे तमाम अतिथि यहाँ पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं राजनीतिक सामाजिक सभी मुद्दों पर। और जनता यहाँ पर है, जनता के सवाल आ रहे हैं और खुशी है कि जनता बीच में बैठी है और उनके सामने उनका सवाल हम कर पा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो अतिथि हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भाजपा के कद्दावर नेता कहेंगे। प्रवीण सिंह जी, स्वागत है पहले तो ब्लैक न्यूज के इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पधारे हुए यहाँ पर पधारे हुए सभी लोगों को मैं छूकर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सम्मान दोनों तरफ से हो तो ज्यादा अच्छा है। ब्लैक न्यूज के सभी आए हुए जितने मेंबर्स हैं सबको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि हमें मंच पर बुलाया आपने, इसके लिए भी धन्यवाद। बहुत लोग तो बुलाते भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जनता के बीच में चर्चा में आप हैं। अब चर्चा में आप हैं तो सवाल भी कई हैं, उम्मीदें बढ़ गई हैं आपको लेकर के। विधानसभा चुनाव नजदीक है, तैयारी है, टिकट के उम्मीदवार आप ही हैं। देखिए, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने कर दिया। विधानसभा का जो भी टिकट है वो मतलब इतना खराब टिकट नहीं है कि किसी को मिले तो कोई ना बोले। ऐसा तो है नहीं, इतना खराब तो है नहीं। तो ना भी बोलना ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि किसको मिलेगा ये अभी तय नहीं है, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट के कोर्ट मिली है। तो लोकसभा चुनाव में खुल करके आप सामने आए थे कि चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा में कहा ऐसे कह रहे हैं? नहीं, ठीक है, वो एक रणनीति थी, एक सब चीज एक रणनीति के तहत होती है। बिहार मजा नहीं आ रहा है, दिल्ली चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब किसको मिलेगा दावेदारी तो काफी लोगों की है। अब हमें तो कोई बोला नहीं है कि आप लड़ो, और कोई कान में भी नहीं बोला है कि आपका फाइनल है, आप हैं। तो हम तो सबसे बोलते हैं सही उम्मीदवार हैं। हाँ, बहुत लोग हैं, सब अच्छा बड़े बड़े दावेदार। यही तो खूबसूरती है, यानी इतना मजबूत स्थिति है भारतीय जनता पार्टी का, कितने दावेदार लोग हैं, ये तो मजबूत स्थिति दर्शाता है। हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। और बाद में लोग कहेंगे गुटबाजी में भाजपा हार जाने 2020 की स्थिति। ऐसा नहीं है। इतना अंतर देख रहे हैं, सवाल मेरा इसी से है। गुटबाजी को लेकर चर्चा रहता है भाजपा में। 2020 में गुटबाजी में हारती है, 2024 में गुटबाजी के चलते हार गई एनडीए यहाँ। तो 25 में क्या होगा? फिर से वही हाल होगा या फिर से मिलकर एनडीए मजबूत दिखेगा? जो जीते वो जीते, जो जीता वही सिकंदर। यहाँ पर तो पॉलिटिक्स में ऐसा होता भी है कि जो जीता वही सिकंदर है, तो इससे उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है जो भी कमियां रही हो। लेकिन गुटबाजी की संभावना भी कम है। और जो भी दावेदार होंगे जो वो रणनीति के तहत चल रहे होंगे कि हम उसको बैलेंस कंट्रोल कैसे करेंगे, जो भी कुछ गुटबाजी करके वोट काटेंगे तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं। सबकी अपनी रणनीति होती है, वो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अपनी भी एक रणनीति है, अगर होता है तो जीतेंगे, या जिसको मिलेगा वो जीतेगा, कंफर्म है। एनडीए का मुद्दा क्या होगा? 5 साल यहाँ पर विधानसभा में भाजपा नहीं रही है, 5-10 साल बोली विधानसभा में नहीं रही है, और 5 साल कहिए कि औरंगाबाद जिले के सभी विधानसभा में नहीं रही है। ऐसे में जीतने के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार हुआ है संगठन? देखिए, हम लोगों का तो बहुत पुरानी पार्टी है और कोई एक व्यक्ति विशेष से तो चलता नहीं है। वो जो भी स्ट्रक्चर्स है वो सारे तैयार कर दिए हैं। और बता दें आपको कि कम से कम बाहर से इतने लोग यहाँ भर जाते हैं लोगों को कन्विंस करने में, प्रचार प्रसार में, कि खुद आपको लगेगा सही में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक देती है चुनाव जीतने के। और वो मतलब कोई भी कैंडिडेट हो उसके लिए झोंकेगी। और हमें लगता है इस बार बदलाव होगा। कुछ मतलब काफी कमियां तो होती है, आगे हारे हैं तो कहीं कुछ तो कमियां हुई होंगी। तो शायद कुछ कैंडिडेट के चयन में हुई होंगी या कुछ हुई होंगी, जो भी हुआ हो तो इस बार दूर किया जाएगा, जाएगा। हाँ, पार्टी इस पर चर्चा विचार कर रही है और लगता है कि इस बार कैंडिडेट को ध्यान में फोकस रख करके जो भी ये गठबंधन है उसको टिकट दे करके उसको जिताया जाएगा। ऐसा प्रवीण सिंह जी, आप अगर बोले तो एनए से जुड़े रहे हैं जी, और आपने नौकरी किया, व्यवसाय भी किया है। अब सवाल है औरंगाबाद विधानसभा को लेकर के, दावेदारी तो आपकी है टिकट को लेकर, कैसे देख रहे हैं औरंगाबाद में विकास को लेकर? कैसे देख रहे हैं, कैसे इसका विकास हो सकता है? उसके लिए क्या कुछ आपका रोडमैप तैयार है? जी हाँ, सबसे पहले अभी पूर्व में भी हम सुन रहे थे काफी आपके वक्ता का
इवन की शंकर जी का भी चिंतन जो था। देखिए हम तो चलते हैं कि आप सोचिए त्रेता युग में रावण जब मृत्युशैया पर लेटा था तब भी लक्ष्मण जी को कुछ सीखने के लिए भेजा था। तो मेरा मानना है कि अगर कोई भी बोले तो उसको सुनना चाहिए और उससे सीख करके कुछ अच्छा बेटर कर सकते हैं तो करने में कुछ अपने या फिर कुछ उसमें लगा करके आप उसको आगे बढ़ाएं। जिस उनकी ये चिंतन अच्छा लगा हमें कि फूड प्रोसेसिंग होनी चाहिए, एग्रीकल्चर बेस्ड हम लोग हैं, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें। बात सही है कि देखिए पूरे देश में जनसंख्या के दृष्टि से हम तीसरे पोजीशन पर हैं और 18वां पोजीशन है क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां, यानी कि डेंसिटी बहुत ज्यादा है हमारे पास, जमीन कम है आदमी ज्यादा है। तो उस पर एक तो हम लोग ये करें। दूसरा पलायन से भी रिलेटेड लोगों का बात सही है। आज बिहार में पर आदमी एक साल का इनकम एवरेज मात्र 68,000 रुपया है, 68,000 रुपए मिनिमम वेजेस से भी कम है। इसको भी हम मतलब डिनाई नहीं कर सकते हैं। 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटोरीज है, टोटल 36 में 33वां पोजीशन है, 33वां पोजीशन है। गूगल मार के भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आजकल तो ये है तो उसको डिनाई कैसे करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल का ये बोल देगा मेरा हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है, अरे अपना परिवार को हम लोगों ने खोया है और बहुत अच्छा बोलेंगे तो थपड़े मारेंगे आपको ना। आप भाजपा के नेता कह रहे थे कि बहुत अच्छा व्यवस्था है अस्पताल। कुछ चीजें जो कमी है आप देखिए कहां पर मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा आपसे रिलेटेड। अब जैसे कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, तो जब तक इनकम नहीं बढ़ाएंगे आप तो आपको खर्चे के लिए सब लोग खर्चे की बात कर रहा है कि ये बना दो वो बना दो, लाखों करोड़ नहीं करा तो पैसा आएगा। पैसा आने पर पहले देखना होगा कि हम कैसे कैसे किस चीज से पैसा लगाते हैं। जैसे एग्रो इंडस्ट्री, जैसा कि शंकर जी ने बताया, बात बहुत अच्छा लगा हमें कि हर चीज अब जैसे कि लेदर कानपुर आगरा का क्यों, हमारा औरंगाबाद का और बिहार का क्यों नहीं, हम क्यों नहीं ला सकते हैं? ढाका का मलमल क्यों हम यहाँ क्यों नहीं उसको कर सकते हैं? यहाँ भी मलमल हम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जब फूड पार्क के वो भी लगे तो हमारे जैम बने, चिप्स बने, सब कुछ यहाँ से जाएगा। बढ़ावा में जूट की खेती है, जूट बंद हो गया है, उस पर हम बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा ये आपका ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस के तहत सबको पता होगा कि ग्रीन हाउस वगैरह बंसीलाल जैसे हरियाणा पंजाब में ग्रीन हाउस का खेती करके करोड़ों रुपए का पर डे गुलाब भेजा करते थे। तो हम लोग को उसको करना होगा, सरकार को ध्यान देना होगा तो उसको सब्सिडी 90% सब्सिडी दूसरे प्रदेशों में जहां कहा 90% वो बढ़ावा दे, लोगों को फिर अट्रैक्ट होगा, उस पर काम करें, ग्रीन हाउस पर काम करें। हमारे पास पानी बहुत ज्यादा है, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज उस पर हम पहले बात कर रहे हैं, जो हमारे पास है। झारखंड चला गया भारत तो हम लोग को लगता है कि तो चला गया, सब पैसा ही चला गया हमारा। हम लोग डिपेंडेंट बहुत ज्यादा झारखंड के ऊपर हो गए। अब पानी से हम बिजली बना सकते हैं, बिजली बना करके बांग्लादेश को दें, नेपाल को दें, म्यांमार को दें। और 125 यूनिट फ्री हुआ है, अगर सरकार चाहे तो 300 यूनिट तक फ्री कर सकती है। वहां से कमा करके पैसा दूसरे को दे करके। एक प्रॉब्लम आता है हेड का, हेड नहीं मिलता है गंगा नदी में, जो एक इंजीनियर से मैं बात किया था, उसका वो पाया, अगर हमसे बात होगी तो उसकी मैं रास्ता बता दूंगा कैसे हेड मिलेगा, कैसे क्या होगा, उसी की पढ़ाई आगे तो उन्हें बता देंगे हेड कैसे मिलेगा। अब उसे मछली आंध्रा से हम लेते हैं, बात सही है, बोला था इन लोगों ने, यहाँ क्यों नहीं है मछली, यहाँ से बाहर हम राजस्थान भेज सकते हैं, यूपी। तो आपको राजद नेता का बयान अच्छा लग रहा है, राजद के सभी बातों को चला गया है। मैं बोला उनकी भी बात को सुनने की जरूरत है, ऐसा नहीं है, और उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी नीतीश कुमार जी ने बोला 1 करोड़ नौकरी देंगे, तो 1 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे? सवाल करो ना, उसी सरकार से सवाल कर रहे हैं आप। नहीं, संदेह है सरकार पर? नहीं, कोई संदेह नहीं है, कार्य भी हो रहा। सुनिए, 29 लाख नौकरी अब तक माननीय नीतीश कुमार जी दे चुके हैं, ऐसा अनाउंस किया उन्होंने। 29 लाख नौकरी दे चुके हैं। अब 29 लाख अब 1 करोड़ नौकरी देने की बात है, तो 1 करोड़ नौकरी देने की बात है, तो मैं जो बात कर रहा हूँ उसी पर नौकरियां भी मिलेगी, पढ़ाया भी रुकेगा और रेवेन्यू भी आएगा, पैसा इतना आएगा कुछ सपोर्ट नहीं। और तो 68,000 है, सिक्किम में 6 लाख रुपया लोगों को पर आदमी 1 साल का कमाई है, दिल्ली में 4.5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया गोवा में है, इवन कि कर्नाटका, हरियाणा सब जगह 3 लाख से ऊपर इनकम है। यहाँ से पलायन जाएगा, जा रहा है, इसलिए जा रहा है, उसको रोकने के लिए जब यहाँ पर हम हर चीज स्टार्ट कर देंगे तो अपने पलायन भी रुकेगा और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं और हमारी सरकार भी काम भी कर रही है। तभी 1 करोड़ नौकरी की बात माननीय नीतीश कुमार ने बोला। अभी लोग पूछेंगे 20 साल से एनडीए की सरकार है, भाजपा
जदयू ये विजन क्यों लाया कि यहाँ पर नए उद्योग लगे, पलायन रुके? ये अब 20 साल बाद फिर से 25 से 30, तो क्या नीतीश कुमार रोक रहे हैं भाजपा को, या भाजपा के लिए नीतीश कुमार को होना मजबूरी है? नहीं, आप सुनिए, ऐसा है कि जब नीतीश कुमार आए थे तो इतने घुटने भर गड्ढे पर चलते थे, 6 घंटा में पटना पहुंचते थे। तो पहला 5 साल तो उसको पाटने में पड़ा। झारखंड हो गया, पैसा था नहीं अपने पास, तो जो मोदी सेक्टर में काम कर सकते थे उन्होंने किया। गांव गांव रोड पहुंचाया। आज बिजली हमारे उम्र के जो भी होंगे या 2-4 साल कम बेसी होंगे, लालटेन में उगे रहे होंगे, लालटेन में पढ़ाई किए होंगे। आज बिजली सोचा नहीं होगा कि 24 घंटे और 20 घंटे बिजली हम लोगों को प्राप्त होगा। तो किसी किसी सेक्टर पर सरकार चुनती है कि इस पैसे से हम क्या करें। हमारा 3 लाख करोड़ का बजट है, 3 लाख करोड़ में ही तुम खर्च करोगे, उतने कमाओगे, कमा रहे हो। अब 3 लाख से 10 लाख करोड़ कैसे होगा, उसके लिए चल रहा है। तो एक समय तो लगता है, उस समय में ये सब है। प्रशांत किशोर बिहार में राजनीति कर रहे हैं और लगातार एनडीए के कई बड़े बड़े मंत्रियों के पोल खोल रहे हैं। क्या लग रहा है, कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे एनडीए के लिए प्रशांत किशोर? देखिए, चुनौती वगैरह तो नहीं है, उनसे कोई चुनौती नहीं है प्रशांत किशोर जी से। ठीक है, लेकिन उसमें भी मेरी आदत है कि किसी से एक अच्छाई भी निकालना अगर हो तो एक अच्छाई ये निकाले। प्रशांत किशोर पसंद आ रहे हैं आपको? नहीं, पसंद नहीं आ रहे हैं। अच्छा, उनकी कमी भी बताऊंगा, एक अच्छाई भी बताऊंगा। अच्छाई ये है कि कम से कम एक पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है राजनीति में, ये तो उन्होंने कम से कम खड़ा कर दिया है। एक उनकी अच्छाई है। 20 साल से नीतीश कुमार और बाकी भाजपा ने ये नहीं सुनिए, तो नटमार वाला युग गया, गोली वाला दिन गया। भारतीय जनता पार्टी का कभी भी ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फुलफिल कर रही है, ऑलरेडी फुलफिल कर रही है। इंटेलेक्चुअल्स की हमारे यहाँ कमी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी फुलफिल कर रही है। हाँ, लेकिन दूसरे दल को सोचने की जरूरत है कि अब ये जमाना उसने ना दिया है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़। टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, दावेदारी है, मानते हैं? मजबूत दावेदारी है कि नहीं? देखिए, भाजपा के और लोग उम्मीदवार आप नहीं, कोई बात नहीं, दावेदार मैं पहले भी बोला कि संबंध खराब नहीं होगा। सुनिए, सामने तो जो है वो तो एकदम ही दोस्त है, वो भी भाजपा को बहुत चुनाने देता है। साथी हम रहेंगे, हमारा नाम भी मिलेगा, तो उनको मिलेगा, आप साथ में रहेंगे। साथी हमारे वो रहेंगे, साथी वो रहेंगे, तो सामने साथ पढ़ाई भी किए हैं। और क्या बताएं आपको, क्या संबंध है उससे बोलने का कोई जरूरत नहीं है। वो मतलब दल से हट करके हम लोगों को आज से नहीं, मतलब बहुत दिनों से तो मतलब 2025 में भाजपा की जो नाराजगी है, अंतर कलह जो कहा जा रहा है विधानसभा में, खत्म हो जाएगा, एकजुट हो जाएंगे सभी। बताएं, अंतर कलह कुछ है नहीं और किसी में दम नहीं है कि निर्दलीय लड़ जाए। मैं आपकी बोल रहा हूँ, किसी में दम नहीं है। नहीं, मतलब जितने बड़े बड़े दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो आदमी होगा वो एक बात सोच ही नहीं सकता है, सोच ही नहीं सकता है। प्रशांत किशोर दे देंगे टिकट, कहेंगे हम देंगे। छोड़िए प्रशांत, छोड़ेंगे। अब प्रशांत किशोर जी में जैसे एक बात और, एक अच्छाई सुनिए, बुराई नहीं सुनिए। जैसे उन्होंने एक बात बोला कि दारू को हमने चालू कर देंगे, ठीक है। आप बताइए कि मतलब पैसे केवल कमाने के लिए, तब तो और भी बहुत से धंधे हैं। ड्रग्स हम बांटना स्टार्ट कर दे लोगों में, पैसा कमाने से ज्यादा पैसा है, लाखों करोड़ रुपए का हो तो बिजनेस चलता है। तो ये हम नहीं मानते हैं कुछ। हाँ, रेवेन्यू कमाने का रास्ता दूसरा भी है, हमने बताया। तो सेक्टर टूरिज्म पर है, जो मतलब टूरिज्म में इतना पैसा, केरल, जम्मू कश्मीर, सब टूरिज्म का 80% उसका रेवेन्यू टूरिज्म आता है। और सब धर्मों का हमारा है, सिख धर्म का ये स्थल है, हिंदू का ये है, बौद्ध का ये है, जैन का है। सब उत्पत्ति यहाँ हो और हम मुहताज हो टूरिज्म के लिए। हमसे बड़ा कोई सारे यहाँ से ज्यादा नहीं सकता दुनिया में। तब ये कॉरिडोर है, वो चल रहा है, काम चल रहा है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत अच्छा काम कर दिया। योगी जी का एक अलग मॉडल है वो खौफ का, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि नीतीश का भी लॉ एंड ऑर्डर का एक मॉडल रहा है। बिना कहा आप लोग तो राजद विधायक को पंचायत सचिव से ही गोली सुनवाते रहे हैं, तो ये कहाँ कर रहे हैं अफसरशाही हावी कर दिए हैं आप लोग। कहाँ नीतीश मॉडल की बात कर रहे हैं? देखिए, चलाने के लिए इतना प्रदेश कभी कभी तानाशाही की थोड़ी सी जरूरत है। विपक्ष पे दबाव, विपक्ष में अपने दल पर बनाया उन्होंने, अपने दल के आदमियों को जेल में ठूसा है। देखिए कितने को ठूसा है उन्होंने, ऐसा तो नहीं है, छोड़ा नहीं है किसी को, ऐसा नहीं है, छोड़ता तो किसी को नहीं। चलिए कुछ रैपिड फायर सवाल है, सोच रहा हूँ आपसे पूछूं, जनता के भी कुछ सवाल है।
औरंगाबाद में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली का जिम्मेदार कौन? सरकार और या स्थानीय नेता? जनप्रतिनिधि किसको मानते हैं? जनप्रतिनिधि पहले होता है। जनप्रतिनिधि जो है उसकी जिम्मेवारी बनती है वो आवाज को उठाए, और वो तो मतलब आजाद है आंदोलन करने के लिए। आंदोलन करने का नहीं हो रहा है तो वो तो आजाद है। हम लोग तो पार्टी में हम तो कुछ कर नहीं नीतीश सकते। कुमार बार बार पलटी मारते हैं, क्या उनके भरोसे का नेता उनको माना जाए या अवसरवादी? वो उनकी एक रणनीति नहीं थी, अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे हैं, खुद भी बोल चुके हैं। भरोसा है नीतीश पर आप लोग को? हाँ 100%। आपको लेकर के जदयू में भी जाने की चर्चा सुनने में आ रही है, सही है क्या? उसमें जा सकते हैं, टिकट मिलेगा तो? ना कभी नहीं है। जदयू में जाएंगे? जदयू ठीक है, ये अलायंस होगा, लेकिन हम नहीं जा सकते। मेरे साथ कुछ बिहार में नीतीश मॉडल फेल या पास? नीतीश मॉडल 100% पास, 100% पास। बिहार में बढ़ते अपराध का जिम्मेदार कौन? नीतीश कुमार, एनडीए सरकार? उसी पर तो काम ही किया है गवर्नर पर सबसे अच्छा, फिर भी अपराध बोल रहे हो इतने बड़े से। उससे अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता, उसी पर तो काम ही किया सबसे अच्छा हो। बहुत अच्छा काम किया। चलिए एक सवाल और लेते हैं आखिरी। वोटर अधिकार यात्रा चुनावी प्रचार या जनता की हत्या, क्या मानते हैं? क्वेश्चन ही समझा मैंने। वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी। अच्छा, वो तो मतलब उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है वो कर क्या रहा है। कोई सरकार मिल गया, मुझे बता दिया। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है साला जो कंप्यूटर पे पता चल जाएगा कि तुम्हारा वोटर लिस्ट काट देगा, तुम्हारा काट देगा, तुम्हारा काट देगा? कोई सा टेक्नोलॉजी है ही नहीं। ये बात तो भैया की बात है, उनके साथ जितने घूम रहे हैं सबका नाम है। नहीं है तो भेजे को जाकर के तुमको वोटर लिस्ट में नाम डालेगा। इसमें चोरी का कहां? चोरी पहले हम लोग करते थे, पता है, इसीलिए वो चोरी नाम लगा रहे हैं। गांव का गांव फर्जी वोटर हुआ करता था, गांव का फर्जी वोटर हुआ करता था, वो सब कट गए। हमारे घर से दो चाचा का देहांत हुआ, उनका नाम कट गया। तो लोग नहीं रहे, कट गया। गलत नाम नहीं कटा है। हाँ, अगर किसी का नहीं, कोई होगा तो अभी 30 सितंबर तक टाइम है भैया, है तो चेक करो। ऑनलाइन दे दिया है, ऑनलाइन चेक करो, किसी का कटा है तो नाम दो, डलवा लो। ये तो था तो मतलब हमें नहीं समझ में आया कि इसका कोई तुक भी है। हमको लगता है कि इस चीज को खुद ही उलझ जाएंगे, खुद ही खत्म भी हो जाएगा। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवीण सिंह जी। आपको सवाल अगर लेना चाहें इनसे हो तो